हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका साइंस का थर्ड चैप्टर, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और थर्ड चैप्टर है आपका जिसका नाम है कार्य व ऊर्जा। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। इसके पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर, पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया था। आज थर्ड चैप्टर है आपका, इसको देखेंगे। और थर्ड चैप्टर है आपका कार्य और ऊर्जा। ठीक है, और ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए, द्वितीय सेमेस्टर। ठीक है, डीएलएड। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है आज इसमें, कार्य और ऊर्जा में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्क क्या है। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे जो मेजरमेंट ऑफ वर्क, कार्य का मापन किस में करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, W=F/S। ये सब देखेंगे, जहाँ F आपका फोर्स है और S आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। और फोर्स को भी देखेंगे, बल को। और कार्य का मात्रक क्या होता है, क्योंकि बहुत पूछता है कार्य का मात्रक, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको भी जानेंगे। फिर SI और CGS पद्धति में क्या होता है, जूल और अग्र, ये देखेंगे। अर्ग और 1 जूल बराबर होता है कितना, ये सब जानेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और देखेंगे कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। तो जैसे आपका इसमें धनात्मक कार्य हो गया, ऋणात्मक कार्य हो गया, शून्य कार्य हो गया, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊर्जा पे, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें मेजर करते हैं ऊर्जा को, वो जानेंगे। ठीक है, और ऊर्जा के उपयोग के बारे में जानेंगे। और ऊर्जा के प्रकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊर्जा के प्रकार, इसके बारे में भी देखेंगे। इसमें आपके आ जाते हैं यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ये सब टाइप्स हैं आपके ऊर्जा के, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा में हम देखेंगे आपके इसके 2 टाइप्स होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनको जानेंगे। फिर रासायनिक ऊर्जा पढ़ेंगे, ध्वनि ऊर्जा पढ़ेंगे आपके, प्रकाश ऊर्जा क्या है उसके बारे में जानेंगे, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और आवेशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं उसको जानेंगे। जैसे ऊर्जा के स्रोत 2 टाइप्स के होते हैं आपके, सीमित ऊर्जा, असीमित। सीमित में क्या आता है आपके, ठीक है, कोयला जो है सीमित है, जिसको हम परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें खत्म हो जाती हैं ऊर्जा की उसे परंपरागत कहते हैं, जिसमें इसमें कोयला आता है, पेट्रोल आता है। ठीक है, तो कोयला के 3 टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे आपके। पहला एंथ्रासाइट है, ठीक है, जिसको हम सख्त कोयला कहते हैं। और आपका दूसरा बिटुमिनस है, तीसरा लिंगानाइट है। ठीक है, ये 3 कोयले के प्रकार है, पूछ लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और कुछ इसमें आपके ये तो परंपरागत ऊर्जा था आपका, जिसको सीमित भी कहते हैं। इसके बाद अपरंपरागत, जिसको जो ख़त्म नहीं होता, जैसे सन हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक वीडियो और आएगा इस पर, थोड़ा सा बचा है, तब जाके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें 70% आपके कवर कर लिए गए हैं, बाकी 30% आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका स्टार्टिंग से। और अगर ये सब आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, जो है आपका टेलीग्राम लिंक @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये फ्री नोट्स इस पर आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। और आपका सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें थर्ड चैप्टर हम लोगों ने लिया है, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो पहला है आपका कार्य। ठीक है, वर्क क्या होता है, तो वर्क आपको सब पता होगा नॉर्मली कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन परिवर्तनों में ऊर्जा की मात्रा सर्वदा एक ही रहती है, इनमें कमी नहीं होती। इसे हम ऊर्जा अविनाशिता का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब कि पहले हम ये देख लेते हैं ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो ऊर्जा होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली हम क्या करते हैं, ख़त्म नहीं कर पाते हैं। ये आपका ऊर्जा का अविनाशिता सिद्धांत कहता है। ठीक है, ये वाला, ये कार्य क्या में पढ़ रहे हैं। अब देखिए कार्य क्या होता है। तो कार्य कर सकने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
हम कार्य को किसकी मदद से करते हैं? ऊर्जा की मदद से। अगर हमारे अंदर ऊर्जा एनर्जी नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा की डेफिनेशन देखा जाए आपका एक लाइन में, तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा कहलाती है। और कार्य का होना तभी कहा जाता है जब आपके जो भी आप बल लगा रहे हो, तो जो भी चीज़ पे बल लगा रहे हो, किसी वस्तु पे बल लगा रहे हो, तो उसमें आपका उसकी स्थिति में चेंज होना चाहिए, तभी आपका मतलब कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। तो क्या होता है? कार्य का होना तभी कहा जाता है जब बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन हो। सपोज करिए कि आपका बुक है, ठीक है। अगर आप बुक उठा लेते हो, ठीक है, हाथ में, तो क्या हुआ? बुक की स्थिति चेंज हो गई। पहले कहीं रखी गई थी, अब आपके हाथ में हो गई, तो आ गई, तब तो यहाँ पे कार्य हुआ, ठीक है। अगर ये पुस्तक की मतलब कहीं टेबल पे ही रखा है, ठीक है, और आप इस पे बल लगा रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? आपकी पुस्तक को दबा रहे हो, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि पुस्तक वहीं की वहीं है, तब वहाँ पे आपका कार्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो कार्य तभी कहा जाता है जब किसी भी चीज़ पे लगा रहे हो बल, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, तभी कहा जाता है। और मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपका दीवाल है, दीवाल, ठीक है, ये दीवाल है आपका, इस पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, तो इस पे भी आपका जो वर्क कर रहे हो वो जीरो कहा जाएगा। कार्य यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दीवाल आप हटा नहीं रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो कार्य तभी कहा जाता है जब आपके उसके किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है कार्य का मापन। कार्य क्या है? मतलब कि एनर्जी द्वारा किया गया वर्क, ठीक है, जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है, वही कार्य कहलाता है आपका। और कार्य का मापन हम कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। किसी पिंड को गति प्रदान करने में किया गया कार्य, पिंड के ऊपर लगाए गए बल तथा बल के दिशा में पिंड द्वारा की गई दूरी के गुणनफल को हम आपका कार्य कहते हैं। मतलब जो आपका वर्क होता है, कार्य होता है, वो कह रहा है ना, जो बल आप लगा रहे हो किसी वस्तु पे उसको, और जो बल में आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसके गुणनफल को, मतलब विस्थापन। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपकी कोई पिंड है, ठीक है, इस पे आप बल लगा रहे हो, ठीक है, आप ये यहाँ से ये इस पे बल लगाए हो, और ये जो वस्तु यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो इसके स्थिति में आपका ये आपका डी चेंज हो गया, ठीक है। मतलब ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से ये डी डिस्टेंस दूरी, मतलब दूरी तय किया और यहाँ पे आ गया, तब ये आपका कार्य हुआ। तो कार्य क्या होगा? पहली बात तो जो बल आपने लगाया है, मान लीजिए एफ बल लगाया है, तो ये एफ हो गया, बल को इंडिकेट करते हैं। और विस्थापन डी, मतलब ये वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई, तो कितनी दूरी तय की? डी, तो ये डी हो गया। तो कहने का मतलब होता है जो बल होता है, वर्क होता है, कार्य, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आपका कार्य कहते हैं, ठीक है। तो उसी को ये डिफाइन किया है, ये वाला पिन, मतलब कि पिन पे लगाए गए बल और उसमें कितना विस्थापन हुआ है वस्तु में, उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य का फार्मूला यहीं से निकलता है आपका, कार्य इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? बल गुणे विस्थापन, ठीक है। बल क्या है? एफ, जो आपने लगाया है, और दूरी मतलब डी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो आपका स्थिति में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन को कहते हैं। और आपका एफ आपका है ही बल, तो इनके गुणनफल को हम कहते हैं, ठीक है। या इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, जहाँ आपका एफ क्या है? बल है, और एस क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट या दूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका बल क्या हो जाता है यहाँ से? बल, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल को हम बल कहते हैं। अगर आपको बल निकालने के लिए कहा जाए तो बल को हम फोर्स कहते हैं f। f इक्वल टू होता है, मान लीजिए कोई द्रव्यमान, मतलब कोई पिंड होगा तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान को गुणा कर दीजिए, और जो g होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण, मतलब पृथ्वी जो खींचती है अपने तरफ जिस आकर्षण बल को, उसी को कहते हैं। उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आपके बल कहते हैं। तो F इक्वल टू यम इंटू जी होता है। तो m क्या है? आपका द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान किसी भी पिंड का। और F जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण उसी पिंड पे लग रहा है जो पृथ्वी द्वारा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यही आपका क्या होता है? mg होता है, ठीक है, इसको हम फोर्स कहते हैं। अब तो कार्य आपका समझ में आ गया। कार्य क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है,
याद रखिएगा, दूरी में परिवर्तन, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन। अब देखते हैं कार्य का मात्रक, मतलब कार्य को किस में हम मापते हैं, ठीक है। मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर। देखिए ये कहाँ से आया है आपका, जैसे कि आपका कार्य W इक्वल टू बताया गया था, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन बताया गया है अभी, तो यहीं से आया है ये आपका। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्या करेंगे, इजीली आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो बल को हम नापते हैं न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में। गुणे है तो गुणे, और विस्थापन को मतलब हम, दूरी है विस्थापन, तो दूरी को आप किस में नाप सकते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो हम इसको मापते हैं मीटर में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहीं से निकल के आ गया, तो यही है आपका न्यूटन गुणे मीटर। ये क्या हो जाता है, कार्य का मात्रक हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ का आपका मात्रक निकालना है तो उसका अगर फार्मूला पता है तो आप इजीली मात्रक निकाल सकते हो। पूछेगा कि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल होता है। कहने का मतलब है कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर भी आपका क्या है, मात्रक है कार्य का, जूल भी मात्रक है, और सीजीएस पद्धति में आपका अर्ग भी मात्रक है, किसका, कार्य का। तो ये 3 मात्रक हैं कार्य के आपके, ठीक है। और याद रखिएगा 1 जूल बराबर आपका होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है, मतलब जूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 10⁻7 अर्ग को बराबर होता है 1 जूल के, ये याद रखिएगा। तो ये ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में तीनों दे दे तो आप मतलब सभी सही हैं, लेकिन तीनों नहीं देगा, एक ही देगा। अगर पूछ देता है ऑप्शन में देके कि एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है और तीनों दे ऑप्शन, तो आपको ये सही मानना होगा, क्योंकि ये यहाँ दे दिया है कि एसआई पद्धति में क्या होता है, ठीक है। वहीं आपका सीजीएस में दे देगा कि सीजीएस में क्या होता है, ये तीनों दे दे तो इसको मारना है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 1 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन में आपके कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। अर्ग भी आपका इसका मात्रक है, ठीक है, कार्य का, और जूल भी आपका है, ठीक है, और आपका ये न्यूटन इंटू मीटर भी है, याद रखिएगा। ये कार्य के मात्रक है, पूछे जाते हैं। अब होता है कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, मतलब कार्य कितने प्रकार होते हैं। तो आपको पता है कि कभी कभी कार्य शून्य भी माना जाता है। अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, आप कितना भी उस पर फोर्स लगा रहे हैं और आपको वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आपका कार्य 0 हो जाएगा। तो देखिए वर्क बराबर हमने बताया F इंटू एस, एफ आपका फोर्स है। तो मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, या ये दीवार है आपका, सपोज करिए, 1 मिनट देखिए बताते हैं। आपका ये आपका वॉल है, दीवार, ठीक है, आपका ये दीवार है, और आपको पता है W इक्वल टू होता है F इंटू एस, एस कहिए या डी कहिए, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये दीवार है आप पे, ठीक है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ये एफ, एफ क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ अगर इसका वर्क निकाला जाए तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ तो रख दिए, लेकिन अगर आप दीवार पे कितना भी बल लगाइए आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपका या एस ये आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0, अगर एस की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा वर्क ही आपका 0 आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कार्य होता है 0 भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका धनात्मक कार्य, तो ये कब होता है, जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान हो, मतलब कि आपके किसी पिंड पे बल लगा रहे हैं उसकी दिशा और जो उसमें विस्थापन हो रहा है उसकी दिशा अगर एक समान हो, एक ही दिशा में हो, तो वो आपका धनात्मक वर्ग कहलाता है। और ऋणात्मक वर्ग क्या कहलाता है, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो। मतलब मान लीजिए पिंड है आपका, ठीक है, आप बल इधर लगा रहे हो, ठीक है, और विस्थापन आपका इधर हो रहा है, ठीक है। अब बल मतलब कहना मतलब बल आप इधर लगा रहे हो, विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये आपका निगेटिव ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, ठीक है। और शून्य कार्य अभी बताया है, शून्य कार्य में क्या हो जाएगा, तो जो मैंने बताया दीवार वाला जो एग्जाम्पल बताया है, जिसमें क्या होगा, कार्य 0 हो जाए, ठीक है, कार्य क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। तो समझ देखिए, समतल पर कोई 2 पिंड ए और बी रखे हुए हैं, यदि पिंड ए में कोई विस्थापन न हो अर्थात x इक्वल टू 0 हो, तथा पिंड बी बल के लंबवत दिशा में हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आपका 0 हो रहा है। तो इस प्रकार जो बल होगा आपका कार्य होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कार्य के प्रकार थे, कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, और कब कार्य शून्य हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए ऊर्जा का मापन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इसी के अंतर्गत बड़ा टॉपिक है ऊर्जा, ठीक है। तो इसको किस में मापते हैं, तो सबसे पहले ऊर्जा पता है आपका एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति तथा एसआई पद्धति में ऊर्जा का मापन क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। और सीजीएस पद्धति में हम इसका मात्रक अर्ग होता है, ठीक है, ऊर्जा का। देखिए ऊर्जा का उपयोग देखिए, तो ऊर्जा का उपयोग तो आपको पता ही होगा किसी भी काम को करने में या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जैसे कि आपका व्हीकल हो गया, वाहन, उनको चलाने के लिए आपको पेट्रोल वगैरह का यूज़ पड़ता है, तो वो आपको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, जिससे चीज़ें चलती हैं। तो जैसे यूज़ में देखा जाए तो समस्त कार्यों को करने में ऊर्जा उपयोग होती है। मोटर वाहनों को चलाने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, भोजन को पकाने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और ऊर्जा का उपयोग अलग अलग रूप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपकी उसमें ऊर्जा हो सकता है, आपके ईंधन वाला हो सकता है, आपके प्रकाश वाला ऊर्जा हो सकता है, उसमें हो सकता है, तो उसके रूप अलग हो सकते हैं, ठीक है। और आपके जीवन के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, लाइफ को जीने के लिए, जैसे कि आपका जो बॉडी है डाइजेशन होता है तो ऊर्जा के हेल्प से ही होता है, ठीक है, एनर्जी उसमें भी लगती है, कहने का मतलब है। देखिए ऊर्जा के प्रकार यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यांत्रिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, ध्वनि ऊर्जा क्या है, आपके प्रकाश ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा क्या है, तापीय ऊर्जा, आवेशित ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं जो अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। तो इसको 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो पहला है आपका यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, ये आपके दो टाइप्स का होता है, आपके स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा आपका होता है, और एक आपका होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो ये दो टाइप्स का होता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति में परिवर्तन करता है, आपके mgh होता है, ठीक है, इसका फार्मूला। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv², जहाँ आपका m मास होता है, द्रव्यमान होता है आपका, g आपका गुरुत्वीय त्वरण, इसमें से देख लीजिए, और h आपका हाइट होता है, ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ भी m आपका मास होता है, और आपका v जो होता है वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से फार्मूले बन जाते हैं आपके कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए और स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए देता है। तो ये देखिए आपके स्थितिज ऊर्जा है, तो इसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, और आपके ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं इंटू हाइट। और आपका गतिज ऊर्जा जो होता है आपका ये होता है हाफ mv², ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन इस पे भी पूछ लिए जाते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बताइए और गतिज ऊर्जा, तो ये दोनों इसी के टाइप है यांत्रिक ऊर्जा के, ठीक है। ये देखिए क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप हैं, एक स्थितिज ऊर्जा एवं दूसरा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किसी भी वस्तु को गतिशील या स्थिर करने में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्थितिज ऊर्जा का यूज हम किसी वस्तु को स्थिति परिवर्तन में करते हैं, और गतिज ऊर्जा मतलब उसको गति में ले आते हैं, ठीक है, मोशन में ले आते हैं। दूसरा है आपका रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, देखिए ये ऊर्जा कहाँ दिखता है आपको, तो रासायनिक ऊर्जा पदार्थों के बीच संचित रहती है विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे पेट्रोल में, डीजल में, कोयला से, मतलब रासायनिक ऊर्जा हमको यहीं से मिलती है, ठीक है, पेट्रोल से, डीजल से, कोयला से, ठीक है, इत्यादि में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शन दे के पूछ लेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, तो आपकी प्रकाश संश्लेषण में जो आपका प्रकाश ऊर्जा है आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पौधे, सन से, आपके सूर्य से प्रकाश को लेते हैं, तो वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा लिए, ठीक है, और फिर वो कहाँ किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके रासायनिक ऊर्जा में। तो ये था आपका दूसरा रासायनिक ऊर्जा। और आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमने देखा जो यांत्रिक ऊर्जा का पार्ट था। तीसरा ऊर्जा है आपका ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा में जैसे कि हम चीज़ों को सुनते हैं तो ध्वनि ऊर्जा की वजह से ही सुन पाते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारे कानों में सुनाई देता है।
जैसे कि कोई भी चीज़ें बोली जाती है तो वो कंपन के रूप में हमारे कानों तक पहुँचती है, ठीक है, और वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ही हमको सुनाई देती है। तो ये आपका ध्वनि ऊर्जा में आ जाएगा। आपका गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर रखिएगा ध्यान, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। मतलब ये भी, मतलब जितने भी आपके ऊर्जा बताए जा रहे हैं, जितने भी टाइप्स आप ऊर्जा बताए जा रहे हैं, सब ऊर्जा के ही स्रोत है। बस उनके जो रूप में अंतर है, कोई दूसरे रूप में पाया जाता है तो किसी का रूप अलग है। तो प्रकाश क्या कह रहा है? ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण है। दृष्टि के संवेदन का मतलब कि जो जिससे हमको दिखाई देता है, मतलब चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो प्रकाश ऊर्जा के कारण ही दिखती हैं, ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, प्रकाश ऊर्जा को सोलर पैनल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि सन है आपका, सूर्य, वहाँ से जो आपका लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है, उसका हम यूज विद्युत पैनल में भी करते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम है आपका, ठीक है, वहाँ से क्या करता है, वो चार्ज होता है प्रकाश की ऊर्जा से, ठीक है, हम उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, आपका विद्युत में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और घरों में यूज़ करते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल है ये। ये उदाहरण इसका, सूर्य संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जो निःशुल्क ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। तो ये आपको पता होगा। और इसको हम नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा को। इसको गैर परंपरागत भी कहते हैं, ठीक है। और जो सूर्य का ऊर्जा है उसको गैर गैर परंपरागत भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का एक रूप है, किसी निश्चित समय में विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य की मात्रा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जो जो करंट होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट, उसके द्वारा जो एनर्जी दी जाती है उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं या विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। जैसे विद्युत बल्ब है, ठीक है, विद्युत से आपको एनर्जी मिल रही है, और वो क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब वो विद्युत एनर्जी को आपको प्रकाश में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आपको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका कि बल्ब, जो बल्ब है, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि जब बल्ब जलाते हैं आपको तो लाइट मिलता है, प्रकाश मिलने लगता है। तो क्या किया, जो विद्युत था उसको आपको प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट है आपका आवेशीय ऊर्जा। आवेशीय ऊर्जा ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी। आवेशीय ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका उपयोग किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए किया जाता है। यह लोहे के टुकड़ों को सरलता से अपनी तरफ खींच लेता है। तो मैग्नेटिक कह रहा है, जैसे चुंबक आपने देखा होगा, क्या करता है कि लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है, तो भी वहाँ भी जो एनर्जी लगता है उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है, आवेशीय ऊर्जा कहते हैं। इसको हम चुंबकीय ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको हम, और आवेशीय ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि वो आवेशित होने के कारण ही मैग्नेट बनता है आपका, ठीक है, जिसपे ऋण और आपके धन आवेश होता है। अब देखिए ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा में जैसे कि आप खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूल का यूज़ करते हैं, फिर ऊष्मा हमको आपके सूर्य से भी मिलता है, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या है उसमें ऊर्जा, तो उस ऊष्मा भी ऊर्जा का एक दूसरा स्वरूप है। कहने का मतलब जो ऊष्मा है वो भी ऊर्जा देता है, वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है। उसमें ऊर्जा का प्रयोग सोलर यंत्रों में तापीय ऊर्जा का उपयोग होता है। सूरज के ताप का उपयोग सभी पेड़ पौधे भोजन बनाने के रूप में करते हैं। जैसे कि सूर्य से भी आपको मिलता है, ठीक है, ऊष्मा, तो उसका भी यूज, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। और आप घरों में भी देख सकते हैं थर्मल एनर्जी का यूज़, जैसे कि खाना बनाने में जो किया जाता है वो आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा के स्रोत, मतलब ऊर्जा हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। वो तो टाइप्स थे आपके, किस किस रूपों में मिलता है। अब ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा एक्चुअल मिलता कहाँ से आपका, तो उपलब्धता के आधार पे ऊर्जा के दो स्रोत बताए गए हैं आपका, सीमित ऊर्जा और आपका असीमित ऊर्जा, ठीक है। सीमित ऊर्जा में आपका पेट्रोल आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, ठीक है, कोयला, डीजल,
केरोसिन ऑयल मतलब पेट्रोलियम पदार्थ हो गए और कोयला जो हो गया, इसमें आपके सीमित हैं। सीमित मतलब कि ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो ये सीमित में आते हैं। और दूसरा आपका है, ये आपका उपलब्धता के आधार पे है, ठीक है, ऊर्जा के प्रकार। और दूसरा होता है असीमित। असीमित में आपका सूर्य आ जाएगा, ठीक है। सूर्य का ऊर्जा कितना भी खर्च करिए ख़त्म नहीं होगा। और इसको हम सीमित को हम परंपरागत भी कहते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसको हम परंपरागत कहते हैं। और जो असीमित ऊर्जा है उसको हम गैर परंपरागत कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका, 3-4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि सीमित ऊर्जा का स्रोत या परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो आपको बताना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका सीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सीमित ऊर्जा का स्रोत, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित है, जैसे कोयला, जैसे कि जो भी प्राकृतिक से आपको प्राप्त चीज़ें हैं, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, लकड़ी हो गया, ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि अब इसमें हम क्या देखे थे, आपके कोयला हो गया, तो कोयला के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कोयला से क्वेश्चन पूछता है। तो कोयला भी आपका एनर्जी का स्रोत है, जो आपका परंपरागत है या सीमित है। तो इसके बारे में देखते हैं, कोल कोल के बारे में। तो ये क्या है, लगभग 255 से 230 लाख वर्षों पूर्व भूमि के गर्म तथा आर्द्र सतहों में कोयले की उत्पत्ति हुई थी। मतलब कि इसका जो कोयले की उत्पत्ति है वो आपका 255 से 350 वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले हुई थी। क्योंकि जैसे आपके इसमें कोयले का निर्माण आपके जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं आपके और बड़े बड़े जानवर दब के मर गए थे, तो उनके डिकम्पोजिशन से, मतलब अपघटन से कोयले का निर्माण होता है। कहने का मतलब है बेसिकली कि कोयले का निर्माण होता कैसे है। अब देखेंगे, कोयला 3 प्रकार का होता है आपका, ठीक है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, ठीक है। तो सबसे बढ़िया कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। इसको हम सख्त कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इससे सबसे अधिक एनर्जी मिलती है आपकी एंथ्रासाइट से। एंथ्रासाइट सख्त कोयले में सबसे अधिक यानी 90% कार्बन होता है। तो पूछ लेता है कि कोयले के किस प्रकार में मतलब कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा आपकी 90% होती है। इसको हम सख्त कोयला भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे आपका अच्छा कोयला माना जाता है ये। दूसरा है आपका बिटुमिनस, जिसको हम नर्म कोयला भी कहते हैं। और बिटुमिनस या नर्म कोयलों में 80% कार्बन पाया जाता है, ठीक है। मतलब सबसे अच्छा आपका एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद आपका बिटुमिनस होता है। और लास्ट है आपका लिंगानाइट, जिसको हम भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। यह लिंगानाइट या भूरे कोयले में 70% कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है आपका एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिंगानाइट, ठीक है। तो इसके बाद आपका गैर परंपरागत में सूर्य बचा है, सोलर सिस्टम। बाकी आपकी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं मैक्सिमम। तो ये पूछता है आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा। सूर्य आपका आता है इसमें। और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं गैर परंपरागत में, जिसको हम असीमित भी कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। और आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।